Hello everyone and very welcome to the channel Study Era. Guys, today we are going to deal with the topic the Paris Peace Conference and the Treaty of Paris. So here, if anywhere you get the question like describe the changes introduced in the map of Europe as a result of First World War, or this question meant that what were the changes held in the map of Europe or in Europe after the First World War, okay, or as a result of First World War. And also critically examine the provision of the Treaty of Versailles and how far do you consider this treaty responsible for the Second World War. So these type of questions can come to you. So today we are going to deal with the Paris Peace Conference and all the treaty comes under Paris Peace Conference. अब मैंने ये क्यों कहा कि all the treaties comes under Paris Peace Conference, क्योंकि Paris Peace Conference जो है या Paris Peace Treaty जो है या Treaty of Paris जो है उसके अंदर बहुत सारी अदर ट्रीटीज़ आती हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ओके, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, ट्रीटी ऑफ न्यूली, ट्रीटी ऑफ ट्राइनन, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रीटी इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर आती हैं। इन सभी ट्रीटी को एक साथ ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो हम स्टार्ट करने चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एक बहुत ही हॉरिबल और टेरिबल बैटल थी 4 साल की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1980 में ख़त्म हो गई, ओके, दैट कम्स टू एंड इन 1918। उसकी वजह से जो भी बहुत सारी बहुत एडवर्स सिचुएशन जो जर्मनी के एम्पायर या जर्मनी के एम्परर केसर विलियम II को फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना थ्रोन छोड़कर वो हॉलैंड भाग गए, ठीक है। हॉलैंड भाग गए। हॉलैंड भागने के बाद वहाँ पर एक सोशलिस्टिक रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दी गई, पर उस सोशलिस्टिक रिपब्लिक को भी सरेंडर करना पड़ा अलाइज के सामने। अलाइज पावर्स और जो सेंट्रल पावर्स, ये हम डिसाइड कर चुके हैं, हम लर्न कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले लेक्चर में। तो अलाइज पावर्स और सेंट्रल पावर्स, इन दो पावर्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ओके। तो जो अलाइज पावर्स थी उनके सामने उस सोशलिस्ट रिपब्लिक जो जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई थी उसको भी सरेंडर करना पड़ा और 11 नवंबर 1918 को एक आर्मिस्टाइज साइन करना पड़ा। आर्मिस्टाइज मीन्स a full stop, okay, और you can say a full stop on war, end of war, वो चीज़ साइन करनी पड़ी किसे, जर्मनी को, ओके, 11 नवंबर 1918 को। और यही पहला स्टेप माना जाता है पीस की तरफ, जर्मनी की तरफ से और अलाइज की तरफ से, ठीक है। अब जर्मनी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका पूरा जो ब्लेम था वो जर्मनी के ऊपर डाला जा रहा था, जर्मनी की वजह से वो माना जा रहा था कि जर्मनी की वजह से हुआ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी सिचुएशन आज है वॉर के बाद, वो सब जर्मनी की वजह से है। इसलिए जर्मनी को पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जितनी इंडेमनिटीज़ हुई वॉर में, वो सब जर्मनी को पे करनी थी, ठीक है। अब जो भी वॉर की वजह से, क्योंकि वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन वॉर के बाद जितनी प्रॉब्लम्स बच गई उन सबको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी पावर्स यानी ग्रेट पावर्स के शोल्डर्स पर थी। और वो ग्रेट पावर्स क्या थी, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, okay. So these are the 5 countries which were having the responsibility to solve the problems, okay, held after World War I. तो क्या प्रॉब्लम्स थी, लेट्स डिस्कस। प्रॉब्लम्स थी जैसे कि जो लॉस हुआ मनी में, ह्यूमन लाइफ्स में, टेरिटरीज़ में वॉर की वजह से, वो पे करना था, ठीक। जो डिफीटेड कंट्रीज़ हैं उनकी आउटलाइंस, मतलब ट्रीटी के थ्रू उनकी आउटलाइंस कंक्लूड करनी थी। ऐसे प्रोविजंस, अरेंजमेंट्स बनाने थे ताकि आगे फ्यूचर में कोई वॉर ना हो सके, ओके। अलाइज को कॉम्पनसेट भी करना था, अलाइज को जितना भी नुकसान हुआ जर्मनी की वजह से या जर्मनी द्वारा की गई वॉर की वजह से अलाइज का जो भी नुकसान हुआ उसका कॉम्पनसेशन भी जर्मनी को ही करना था, ठीक है। और एक परमानेंट पीस एस्टैब्लिश करना था। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इन सब को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेट पावर्स की शोल्डर्स पे थी। मैंने अभी आपको बताया ग्रेट पावर्स कौन सी थी, अमेरिका, दैट्स US, UK और फ्रांस, जापान एंड इटली। अब देखिए
कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुई, इसका आंसर है पेरिस। पेरिस में ये जो पीस कॉन्फ्रेंस रखनी थी वो इस्टेब्लिश हुई। उस कॉन्फ्रेंस को पेरिस से स्टार्ट किया गया। जो ग्रेट पावर्स थे उन्होंने पेरिस को चूज़ किया कॉन्फ्रेंस के लिए। जो कॉन्फ्रेंस थी वो 18 जनवरी 1919 को वर्साइलेस के रॉयल पैलेस में स्टार्ट हुई। ओके, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि जो डेट थी 18 जनवरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोइंसाइड कर रही थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट से। एक्चुअली दो बहुत इम्पॉर्टेंट डेट से। तो वो दो डेट्स क्या थी? पहला तो कि जो 18 जनवरी जो डेट थी 18 जनवरी 1919 जिसमें कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने जा रही थी, 1919 से 48 इयर्स बैक, ओके, 48 इयर्स बैक जर्मन एम्पायर का प्रोक्लेमेशन हुआ था। ठीक है, ओके, means 48 years back the formation of German Empire was proclaimed on 18 January 1871। किस पैलेस से? उसी पैलेस से, पैलेस ऑफ वर्साइलेस से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस टाइम उसने फ्रांस की दो इम्पॉर्टेंट प्रोविंस अल्ज़ाक और लॉरेन भी कैप्चर कर ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मेन है, याद रखिएगा। बहुत ये पूछ सकते हैं कि ये जो 18 जनवरी जो डेट है वो किस और डेट से कोइंसाइड कर रही है, इस दिन और क्या हुआ था। आपको बताना पड़ेगा कि 48 इयर्स पहले यहीं पैलेस ऑफ वर्साइलेस से ही जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करा गया था। और देखिए कि जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी इसमें जो डिफीटेड नेशंस थे उसके डेलीगेट्स यानी उसके लोगों को नहीं इनवाइट किया गया था इसे अटेंड करने के लिए। 27 कंट्रीज़ के सिर्फ 70 मेंबर्स को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें डिप्लोमेट्स, असिस्टेंट, लीगल एडवाइज़र, टाइपिस्ट, प्रेस रिपोर्टर सबको बुलाया गया था। ठीक है, और ये वर्ल्ड की पहली और सबसे बड़ी गैदरिंग थी डिप्लोमेट्स की। जो फ्रांस, क्योंकि जो पेरिस एंड फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं ने ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की थी। और उन्होंने जो स्पीच दी पहले, तो उनका सबसे ज़्यादा जो मेन अटेंशन था वो जस्टिस, सेल्फ डिसीजन और लीग ऑफ नेशन, आगे हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशन के बारे में भी, तो इन चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। फ्रांस के प्रेसिडेंट क्लेमेंक्यू जिनका नाम था वो, ओके, तो जो क्लेमेंक्यू थे मीन्स मैंने प्रेसिडेंट बोला शायद, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंक्यू वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रेट वॉर मिनिस्टर ऑल्सो ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो वो वॉर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, और वही जो है इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चुने गए। इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट क्लेमेंक्यू जो कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे और वॉर मिनिस्टर थे, वो चुने गए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया इन कमिटीज़ का। कौन सी कमिटीज़? बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी। मेथड्स, जैसे किस मेथड्स पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल किया जाए, बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ बनाई गई थी। जैसे पहली थी कि इंटरनेशनल लेबर लेजिस्लेशन, ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वॉर, लीग ऑफ नेशन। तो ये जो सारी कमिटीज़ बनाई गई थी, इनका चेयरमैन यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को बनाया गया था। पर पूरा साल निकल गया, लेकिन ये जो कमिटीज़ थी ये कुछ नहीं कर पाई, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई। अब देखिए काउंसिल ऑफ 10 या काउंसिल ऑफ बिग 4, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसमें कोई इतना डिस्कस करने वाली बात नहीं है। जो काउंसिल ऑफ 10 थे, मतलब तो क्या किया गया, जो 5 कंट्रीज़ थी, 5 जो बड़ी कंट्रीज़ थी, मेन कंट्रीज़ थी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस एंड इटली, उनसे 2-2 यानी इन 5 कंट्रीज़ से 10 डेलीगेट्स को सेलेक्ट किया गया। दोबारा जब एक साल में कोई कंक्लूजन नहीं निकला ओपन असेंबली के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया, इन 5 कंट्रीज़ से 10 डेलीगेट्स की एक काउंसिल बनाई और इनसे कहा कि जो है आप कंक्लूजन निकालो कि कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और इन्हें ही बिग 5 कहते हैं। ये जो पावर्स थी इन्हें बिग 5 कहते हैं। और ये जो काउंसिल थी वो एक दिन में 2 बार हुआ करती थी, पर ये काउंसिल भी कुछ ऐसा खास नहीं कर पाई, तो इसे भी टर्मिनेट कर दिया गया। अब आप बात करते हैं द काउंसिल ऑफ बिग 4 की। देखिए मार्च 1919 में
ये जो बिग फोर की जो काउंसिल थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, ठीक है। क्यों हुई थी ये बताती हूँ। पहले तो जानिए कि इसमें कौन कौन सी पावर्स थी, कौन कौन से डेलीगेट्स किन किन कंट्रीज़ की थी। तो इसमें अमेरिका के वुडरो विल्सन थे, इंग्लैंड के लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस के क्लेमेंट क्यू थे और इटली के ऑरलैंड थे। ये 4 लोग थे बिग फोर में, ठीक है। ठीक है, तो इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के क्लेमेंट के और इटली के ऑरलैंडो, इतने लोग बचे थे फोर जो बिग फोर पार्ट्स थी, बिग फोर वाली काउंसिल की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो फ्रांस के क्लेमेंट थे और इटली के ऑरलैंडो थे, इनके व्यूज़ में कुछ डिफरेंस आने लगे, मतलब कुछ आपसी बहस हो गई इनकी कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। तो जिसकी वजह से ऑरलैंडो जो थे, यानी इटली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो निकल गए इस काउंसिल से और वो इटली वापस चले गए। तो ये जो पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में सिर्फ 3 ग्रेट पर्सनालिटीज़ बची और ये 3 ग्रेट पार्ट्स ने ही फिर डिसीजन लिया था। अब देखिए, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी इसका बेस क्या रखा गया। जब ये 3 पावर्स बची तो इन लोगों ने सोचा कि एक रियल बेस क्या तैयार किया जाए जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए, ठीक है, कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इन लोगों ने, विल्सन जो थे फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए, ठीक है। विल्सन्स 14 पॉइंट्स कहा जाता है उन्हें। तो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए कि किन किन बेसिस पे जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस को कंक्लूड करना चाहिए। और उस आर्मस्टाइज पे जो जर्मनी था उसने 1918 में साइन किया, ठीक है। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद जो विल्सन की 14 पॉइंट्स थे उन्हें ट्रीटी का बेस बना दिया गया। उस प्रोग्राम में जो विल्सन ने कुछ इंक्लूड किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग या सीक्रेट ट्रीटी नहीं होनी चाहिए, सारी ही डिप्लोमेसी फ्यूचर के लिए सबके लिए ओपन कर देनी चाहिए, ठीक है। कोई कॉलोनियल क्लेम नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्पार्शियली एडजस्टमेंट कर देना चाहिए सबका, ठीक है। बेल्जियम, फ्रेंच, रशियन टेरिटरीज़ को फिर से उन्हें वापस कर देना चाहिए और फ्रांस के साथ जर्मनी ने जो भी 1871 में रॉन्ग किया एल्ज़ाक लॉरेन लेके, उसे उन्हें वापस देकर राइट करना चाहिए। टर्किश एम्पायर की नेशनलिटी को ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, ठीक है, मतलब उन्हें फ्री कर देना चाहिए। और चाहे छोटे स्टेट्स हों चाहे बड़े स्टेट्स हों, सबकी इंडिपेंडेंस और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको सिक्योर करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटी को बनाना चाहिए। तो ये कुछ 14 पॉइंट्स में उन्होंने ऐसा बोला। और इन 14 पॉइंट्स के हिसाब से पीस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस की थी उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया कुछ महीनों में, और वो ड्राफ्ट को ट्रीटी ऑफ वर्सालिस जो है उसको नाम दिया गया और कंक्लूड की गई किसके साथ, जर्मनी के साथ। जर्मनी ने उसे साइन किया 28 जून 1919 में। जर्मनी के अलावा और भी डिफीटेड कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, हंगरी, टर्की, इन सब के साथ भी ट्रीटीज़ साइन की गई थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में और ट्रीटीज़ बताई थी वो और अदर कंट्रीज़ के साथ ही साइन की गई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस जो थी वो किसके साथ, जर्मनी के साथ साइन की गई। कब, 28 जून को। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस क्या था, ये किसके साथ कंक्लूड हुई, वो सब पढ़ते हैं। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जर्मनी के साथ ही कंक्लूड हुई थी, ठीक है। अब देखिए, 4 महीने के डिस्कशन के बाद जो अलाइज पार्ट्स थी उन्होंने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी कंक्लूड करने का सोचा। कंक्लूड मतलब ट्रीटी का पूरा ड्राफ्ट कर लिया उसे और जर्मनी के साथ कंक्लूड करने का सोचा। 7 मई 1919 यानी 7 मई 1919 को पूरा ड्राफ्ट करके जर्मन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सामने वो जो ड्राफ्ट था ट्रीटी का वो रख दिया गया और उनसे उनके सजेशंस मांगे गए अगर कुछ हों तो, कि आपको कुछ सजेशंस करने हैं क्या इस ट्रीटी पे, ऐसा। तो जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सजेशंस और कुछ मॉडिफिकेशन करके या कुछ अमेंडमेंट्स बताकर उसे वापस किया। कुछ सजेशंस माने गए, कुछ नहीं माने गए और 16 जून को उन्हें वापस कर दिया गया। और इस बार उनसे बोला गया कि आपको 23 जून से पहले इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो तो जर्मनी के ऊपर अटैक हो सकता है। और इसी डर में आके जो नेशनल असेंबली थी जर्मन वेमर रिपब्लिक की, उसने इस पीस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। ओके, तो एट लास्ट जर्मनी साइंड द ड्राफ्ट ऑन 28 June 1919 and after that other delegates of different defeated countries also signed. So Treaty of Versailles was formalized. It was the same place from where the
Prince Bismarck had proclaimed the German Empire in 1870, means 48 years back. 48 years before प्रिंस बिस्मार्क जो थे उन्होंने जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया था। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया, अभी भी बता रही हूँ, बहुत मेन पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और यही सेम डेट है जब आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, मीन्स जिस वजह से ये जो वर्ल्ड वॉर है जर्मनी की तरफ से स्टार्ट हुई थी, ऑस्ट्रिया के थे, उनका असैसिनेशन इसी डेट को हुआ था 5 साल पहले, मीन्स 1914 में, जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये इवेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मेन प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मेन प्रोविजंस क्या थे जिन बेसिस पे ट्रीटी कंक्लूड की गई। देखिए, ये जो ट्रीटी थी इसमें 15 चैप्टर्स थे, 39 क्लॉजेस थे। ठीक, मीन्स 439 क्लॉजेस थे, यस 439 क्लॉजेस थे एंड 8000 वर्ड्स वर देयर। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी थी वो 15 चैप्टर्स की थी, मोटा मोटा ये याद रख सकते हो, 15 चैप्टर की ट्रीटी थी। अब इसमें टेरिटोरियल प्रोविजंस क्या थे, मतलब कि टेरिटरी बेसिस पे किससे कौन सी टेरिटरी मिली, किससे छीन ली गई। अब इसी बात है, छीनी तो सिर्फ जर्मनी से गई थी, बट किसको कौन सी टेरिटरी वापस करी गई, दैट वी हैव टू लर्न हियर। सबसे पहला पॉइंट कि द प्रोविंस ऑफ अल्जाक लॉरेन, जो फ्रांस का था, were taken away from Germany and they were given back to France. Okay, Germany had to abandon Eupen and Malmedy to Belgium. Eupen Malmedy बेल्जियम को देना पड़ा। The province of Posen, most of West Prussia and a part of Upper Silesia were given to Poland. According to the decision taken by the plebiscites means यही allies. Okay, northern part of Schleswig डेनमार्क को वापस कर दिया गया। जब जर्मनी यूनिफिकेशन में पढ़ा था, ऊपर का पार्ट था, ठीक है, श्लेज़विग मिला लिया गया था ना जर्मनी में डेनमार्क का, तो वो वापस कर दिया गया डेनमार्क को। जो सदर्न पार्ट था वो जर्मनी के पास ही रहने दिया गया। ना जर्मनी हैड टू रिनाउंस द प्रोविंस ऑफ मेमिल टू द अलाइज। पोलिश टेरिटरीज को भी ले लिया गया जर्मनी से, ऑस्ट्रिया, रशिया, है ना, इन सभी से पोलिश टेरिटरीज को ले लिया गया। पोलैंड को फिर से एज एन एंटिटी मीन्स एक फ्री कर दिया गया पोलैंड को, और एक बाल्टी सी तक रीच करने के लिए कॉरिडोर भी उसे दिया गया, किसे, पोलैंड को। अब जो डांजिंग का पोर्ट था, पोर्ट ऑफ डांजिंग जो था, उसे जर्मनी से लेकर लीग ऑफ नेशन के प्रोटेक्शन में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, वॉर के टाइम पे जर्मनी ने फ्रांस की बहुत सारी कोल माइंस डिस्ट्रॉय की थी, इसलिए फ्रांस चाहता था कि जो सार बेसिन है जर्मनी का, जहाँ जो कि बहुत प्रॉस्परस है कोल के लिए, वो उसके हाथों में आ जाए। ठीक है, वो छीनना चाहता था एज अ कॉम्पनसेशन। तो ये डिसाइड किया गया कि फ्रांस का राइट है कोल माइंस को लेने के लिए, मीन्स सार बेसिन को लेने के लिए, लेकिन ये जो सार बेसिन थी उसको लीग ऑफ नेशन के ही प्रोटेक्शन में रखा गया। लेकिन जो फ्रांस है वो कोल माइंस को यूज़ कर सकता है, सार बेसिन का यूज़ कर सकता है फ्रांस, लेकिन उसके रहेगा ये लीग ऑफ नेशन की प्रोटेक्शन में सिर्फ 15 साल के लिए। उसके बाद जैसा अगर जर्मनी जैसा चाहे वैसे, उसके मतलब 15 साल के लिए रखा गया था, बाकी अगर जर्मनी फिर फुलफिल हो जाता है या बड़ा नेशन बन जाता है तो फिर से वो वापस ले सकता है, ऐसा कुछ। अब देखिए, शंटंग एक प्रोविंस था जिसे लेकर बहुत इशू बढ़ा। 1898 की ट्रीटी में जो जर्मनी थी उसने शंटंग के ऊपर कंट्रोल चाइना से ले लिया था। ठीक है, लेकिन ये जो वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर, इसमें जापान ने अलाइज का साथ, ऐसा कहा जाता है कि जापान ने अलाइज का साथ इसीलिए कहा था क्योंकि उसे शंटंग चाहिए था। ठीक है, तो इसी कंडीशन में उसने उनका साथ दिया था। तो अब यहाँ पे क्या था, चाइना भी रिलेट कर रहा था, जापान भी रिलेट कर रहा था, दोनों इस प्रोविंस के लिए इंटरेस्टेड थे। अब जो विल्सन थे वो चाहते थे कि जो चाइना है वो शंटंग को मिले, तो इस बात को जब उन्होंने रखा तो जापान जो है वो बहुत नाराज़ हुआ इस बात पे, और कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वो अपनी कंट्री वापस चला गया। ठीक है, इटली तो पहले ही छोड़ चुका था कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो इस कंडीशन को देखते हुए अब क्या किया, जो अलाइज थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो इकोनॉमिक राइट्स हैं शंटंग के, ठीक है, शंटंग के जितने भी इकोनॉमिक राइट्स हैं वो जापान को दिए जाएंगे, और जितने पॉलिटिकल राइट्स हैं मैरीटाइम प्रोविंस को लेकर शंटंग की, उसको
चाइना को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का राइट यहाँ पे हो गया। इकोनॉमिक राइट्स जापान के पास थे और पॉलिटिकल राइट्स चाइना के पास थे। बेल्जियम, पोलैंड और ज़ेकोस्लोवाकिया, इन सबको फ्री कर दिया गया, इनकी फ्रीनेस एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, जर्मनी ने अपने सारे राइट्स चाइना, टर्की, इजिप्ट, मोरक्को और बल्गेरिया, इन सभी से अपने राइट को खो दिया। और जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी उन सबको जर्मनी से छीन लिया गया और अलाइड पावर्स में एज विद अ मैंडेट सिस्टम डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो सारी ही कॉलोनीज़ को जर्मनी से छीन लिया गया। अब देखिए जर्मनी का मिलिटेरिज्म कितना डिस्ट्रक्ट करा गया अलाइज के थ्रू, ये पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मिलिट्री के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो चीफ कॉज माना जा रहा था वो जर्मन की मिलिट्री को माना जा रहा था, जर्मनी की मिलिटेरिज्म को माना जा रहा था। इसलिए अलाइज ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि जर्मन की मिलिट्री मशीन को डिसमेंटल कर देना है। पूरी तरह से डिसमेंटल मतलब पूरी तरह से बिगाड़ देना है, उखाड़ के फेंक देना है, ताकि दोबारा जर्मनी अपनी मिलिट्री के बल पर ऊपर उठने की कोशिश ना कर पाए। देखिए इनकी जर्मनी की जो सोल्जर्स थे या उनकी जो आर्मी थी उस पर रोक लगा दी गई कि वो सिर्फ 1,00,000 स्टैंडिंग आर्मी रख सकते हैं। 4,000 ऑफिसर्स को मिलाकर सिर्फ 1,00,000 स्टैंडिंग आर्मी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जर्मनी का जितना भी जनरल स्टाफ था उस पूरे को डिसॉल्व कर दिया गया। जो यूनिवर्सल कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी उसको भी जर्मनी के लिए अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जर्मनी किसी भी तरह का फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकता, ये भी कर दिया गया। राइन रिवर जो था उसके लेफ्ट बैंक पर जर्मनी कोई फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकता, अपना कोई सोल्जर अपॉइंट नहीं कर सकता, स्टेशन नहीं कर सकता। और राइट बैंक पर 50 किलोमीटर के जोन के अंदर कोई नहीं दिखना चाहिए जर्मनी का। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे। ठीक है, जर्मनी जो था वो किसी भी तरह का, जर्मनी की जो आर्मी थी वो किसी भी तरह की आर्टिलरी, टैंक्स, पॉइजनस गैस और एरोप्लेन्स नहीं रख सकते थे। अब उनकी फ्लीट को पूरी तरह से अलाइज ने ले लिया था, जर्मनी को सरेंडर करनी पड़ी थी अपनी फ्लीट्स। फ्यूचर में कभी जर्मन जो नेवी है जर्मन की वो रेस्ट्रिक्ट करी गई थी 6 बैटलशिप्स तक। मतलब 6 बैटलशिप्स से ज़्यादा नेवी नहीं रख सकता जर्मनी। 6 लाइट क्रूशर्स नहीं रख सकता, 12 टॉरपेडो नहीं रख सकता, टॉरपेडो बोट्स। ठीक है, और 12 डिस्ट्रॉयर से ज़्यादा वो नहीं रख सकता। तो ये, और सबमरीन्स पे तो बिल्कुल रोक थी कि एक भी सबमरीन नहीं रख सकता और यूज़ नहीं कर सकता, नॉट इवन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो ये इस तरह से जो उसकी आर्मी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, डिसमेंटल कर दिया गया था, क्योंकि जर्मनी को ही माना जा रहा था कि इसी की वजह से सारी वॉर हुई है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब इसी की वजह से, जितना डैमेज है सब इसी की वजह से है। तो अलाइड नेशंस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए सारी जो रिपरेशंस थी वो जर्मनी के ऊपर डालने का फैसला लिया और जर्मनी को एक्सेप्ट भी करना पड़ा। तो जो अलाइज ने कहा कि जो भी आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वॉर की सारी इंडेमनिटी जो है वो जर्मनी से ली जाएगी, चाहे वो कैश में दे चाहे वो काइन में दे। लेकिन अलाइज ये फिक्स नहीं कर पा रहे थे कि हमें कितना अमाउंट एज अ इंडेमनिटी लेनी है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड करके 1 मई 1921 को एक इमीडिएट पेमेंट 1 बिलियन पाउंड्स मांगे जर्मनी से। और उन्होंने इस इंडेमनिटी, जो वॉर इंडेमनिटी थी उसके अमाउंट को फिक्स करने के लिए एक रिपरेशन कमीशन भी बनाया। ठीक है, जो कि जर्मनी में इस्टेब्लिश की गई थी। और इस जो कमीशन था इसको अपना काम 1 मई 1921 तक ख़त्म करना था। उसको बताना था कि एक्चुअल कितना अमाउंट लेना चाहिए एज अ वॉर इंडेमनिटी फ्रॉम जर्मनी, है ना। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे कि उन्होंने कहा कि शायद जर्मनी नहीं इतना कर पाएगा, इतनी वॉर इंडेमनिटी वो भर नहीं पाएगा। तब अलाइज ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि वो पैसे से ही करे, वो काइंड से भी। काइंड मतलब जैसे वो अपने मर्चेंट शिप्स दे सकता है, अपने नंबर ऑफ़ काउज दे सकता है, बुल्स, शीप्स, टेनल्स, कोल, हॉर्स, ये सब देकर पूरा कर सकता है। अलाइड ने ये भी पूरा रखा था कि अगर जर्मनी नहीं देता है तो रिपरेशन को लेने के लिए अलाइड पावर्स मिलिट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मेन जो ब्रिज हेड्स थे, और ये कहा गया था जो जर्मनी की 3 जो मेन ब्रिज हेड्स थी वो भी अलाइज लेंगे, लेकिन वो जर्मनी करेगा। ठीक है, और ऐसा कहा गया था कि अगर जर्मनी फेल हो जाता है किसी भी तरह इस अमाउंट को देने के लिए तो बाद में जो टर्म्स ऑफ ईयर्स हैं वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो दिस वाज द मेन ट्रीटी, मीन्स ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इसके बाद
और भी जो अदर कंट्रीज़ थी जो जर्मनी के साइड से लड़ रही थी, हारी थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गई, बल्गेरिया हो गए, हंगरी हो गए, है ना। तो इन सब से भी वॉर इंडेमनिटी ली गई, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना जर्मनी से ली गई, ठीक है। जैसे सेंट जर्मेन की जो ट्रीटी की गई वो 10 सितंबर को ऑस्ट्रिया के साथ की गई, ठीक है। उसमें कई सारे उसके प्रोविंस लिए गए और उनसे भी इंडेमनिटी ली गई, उसके कुछ सारे प्रोविंस छीन लिए गए, ठीक है। उनकी मिलिट्रीज़ को भी कम किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो जर्मनी के साथ हुआ था। और ट्रीटी ऑफ न्यूली जो हुआ था वो बल्गेरिया के साथ हुआ था नवंबर 27, 1919 को। उसमें भी सेम कि उसको भी कुछ चार्जेस देने पड़े, उनका भी कुछ प्रोविंसेस ले लिया, उनकी भी जो आर्मी थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इवन बल्गेरिया की तो नेवल फोर्स पूरी तरह से डिसबैंड कर दी गई थी, कुछ नेवल तो बिल्कुल बंद कर दी गई थी उनके, ना। ट्रीटी ऑफ ट्रायनन जो थी वो हंगरी के साथ की गई 4 जून 1920 को। इसमें भी क्या किया गया, हंगरी को ऑस्ट्रिया से सेपरेट कर दिया गया। रोमानिया को, जो ट्रांसिल्वेनिया जो जर्मनी के साथ हंगरी के पास था, वो रोमानिया को दे दिया गया, ठीक है। स्लोवाकिया को ज़ेकोस्लोवाकिया बना दिया गया, मिला दिया गया। और 35,000 सोल्जर्स तक उसकी आर्मी को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और इसे भी वॉर इंडेमनिटी पेमेंट करनी पड़ी। लास्ट जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ये टर्की के साथ कंक्लूड की गई थी ऑन 10 अगस्त 1920। और इसमें क्या हुआ था कि टर्किश एम्पायर को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था, और जो खलीफा था टर्की का, उसे सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपोल से सिचुएटेड जो टेरिटरीज थी वो दे दी गई थी बस। उसके बाद जो आर्मेनिया था उसको फ्री कर दिया गया था। जो डार्डेनल्स और बॉस्पोरस, उन्हें इंटरनेशनलाइजेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब वो इंटरनेशनलाइजेशन लेवल पे अपना कर सकते हैं जो भी करना चाहें, ठीक है। टर्की को इजिप्ट, किप्रस, मोरक्को, ट्रिपोली, साइरिया, पैलेस्टाइन, अरेबिया, मेसोपोटामिया, इन सब पे अपना राइट हटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो यही कुछ ट्रीटीज़ थी जो डिफीटेड कंट्रीज़ के साथ अलाइज ने भरी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि भले ही ये जो ट्रीटी थी उसको बोला पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बोला गया है, लेकिन इसमें जो हुआ, मतलब इसमें जो इन लोगों ने जो किया अलाइज ने, वो सही नहीं था। पूरी तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो जर्मनी के ऊपर डाल दी गई, उसका पूरा जो ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। और इतना हार्श ट्रीटी शायद ही कभी और हुई हो, और शायद आगे कभी हो। ऊपर से इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा था उन्हें। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी, एक्चुअली मेन क्वेश्चन आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से ही बनता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के डिफेक्ट्स क्या क्या थे। तो उसमें देखिए डिक्टेटेड ट्रीटी थी। डिक्टेटेड ट्रीटी मतलब जो चाहा मन चाहा, जो कि मैंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, इस तरह से जर्मनी को पे करना है तो वो पे करना है, इतना करना है तो इतना करना है। जर्मनी का कोई से है ही नहीं। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी क्योंकि जर्मन्स को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, ह्यूमिलेशंस फेस करना पड़ रहा था। उनको कॉन्फ्रेंस तक में आने की इजाज़त नहीं थी, उनको फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं थी। एक जेल का जो कैदी होता है उस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, तो ह्यूमिलेशंस भी फेस करना पड़ रहा था। हार्श ट्रीटी थी क्योंकि हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस थे ट्रीटी के। रिवेंजफुल ट्रीटी थी, एक तरह से बदला लिया जा रहा था जर्मनी से, ठीक है ना। तो ये इस तरह की ट्रीटी को हम पीस ट्रीटी नहीं कह सकते। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसे वन साइडेड ट्रीटी भी कहा है, क्योंकि जर्मनी का कोई से नहीं था, जर्मनी की किसी बात को नहीं माना गया था। इवन तो जर्मनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस में। और इसीलिए तो ये बात तो पक्की थी। देखिए अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो कितनी देर तक सहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ कुछ हमारे आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मान लीजिए मेरे वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो आप कुछ थोड़ा बहुत लगा सकते हो, ठीक है, हम मानेंगे कि हाँ मेरी वजह से हुआ था तो ठीक है। बट आप लगाते जा रहे हो सालों साल, क्या ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऐसी कोई गलती हो गई जो कभी सही नहीं हो सकती। तो अगर आप ज़्यादा करोगे तो मैं भी अपोज़ करूँगी ना। तो ये चीज़ जर्मनी की तरफ से भी थी। जर्मनी के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि उसने अपोज़ करने का मन बना लिया था, और इसीलिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी, इसे पीस ट्रीटी नहीं कही जाती है। ये कहा गया है द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज नॉट अ पीस, इट वॉज एन आर्मिस्टाइज फॉर 20 ईयर्स ओनली। मतलब ये सिर्फ एक युद्ध विराम था 20 साल के लिए, ये कोई पीस नहीं थी, ठीक है। इसीलिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, और इसीलिए
ये कॉज बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि जर्मनी को अब इस सारे ह्यूमिलिएशन का बदला लेना था, इसीलिए उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्रिएट की। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। टुडे द लेक्चर्स आर ओवर। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।